दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है लिनवियर बर्ग प्लॉट। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन से लिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एंजाइम काइनेटिक्स को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग बायोकेमिस्ट के द्वारा दो अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। जो पहला मॉडल है वो है मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन और जो दूसरा मॉडल है वो है लिनवियर बर्ग प्लॉट। तो अगर हम बात करें मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन की तो ये एक तो मॉडल है, लेकिन इस मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। और ये इक्वेशन किसके लिए बनाए गए हैं? ये इक्वेशन बनाए गए हैं एंजाइम काइनेटिक के लिए। तो मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो यानी कि आज का ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें लिनवियर बर्ग प्लॉट की, तो जो लिनवियर बर्ग प्लॉट है उसके लिए मिकेलिस मेंशन जो इक्वेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन के थ्रू एक प्लॉट बनाया गया लिनवियर और बर्ग के द्वारा, जिसे हम लिनवियर बर्ग प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट बनाने से पहले इसके थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। इन बायोकेमिस्ट्री द लिनवियर बर्ग प्लॉट। तो बायोकेमिस्ट्री में ये जो लिनवियर बर्ग प्लॉट दिया गया है जिसे हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन बायोकेमिस्ट्री द लिनियर बर्ग प्लॉट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिकेलिस मेंटन इक्वेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक। तो जो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन था एंजाइम काइनेटिक के लिए, उस इक्वेशन के द्वारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ग्राफ के रूप में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हैंस लिनवियर और डेन बर्ग के द्वारा 1934 में। कहने का मतलब है लिनवियर और बर्ग ने क्या किया था कि मिकेलिस मेंशन इक्वेशन के थ्रू एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट तैयार किया था एंजाइम काइनेटिक के लिए, जिसे हम लिनवियर बर्ग प्लॉट कहते हैं। तो लिनवियर बर्ग प्लॉट को समझने से पहले आइए हम मिकेलिस मेंटेन कर्व प्लॉट के बारे में समझते हैं। दे डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द रिएक्शन रेट। तो एंजाइम काइनेटिक्स के लिए मिकेलिस मेंशन ने एक ग्राफ प्लॉट किया था, और किसके अगेंस्ट प्लॉट किया था? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि जो एंजाइम का कंसंट्रेशन है यहाँ पर उन्होंने कांस्टेंट रखा था, यानी कि पूरे रिएक्शन में एंजाइम का कंसंट्रेशन कांस्टेंट था। तो जब उन्होंने रिएक्शन करवाया, उस रिएक्शन को उन्होंने ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाया। तो इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इनिशियल रिएक्शन जो वेलोसिटी है, यानी कि जो वी नॉट है, वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये केवल एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो तो लिमिटेड है। यानी कि एंजाइम तो हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया है। कहने का मतलब है कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल एंजाइम के लिए हैं और 100 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का लिए हैं, तो शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट बराबर है। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाएं, एंजाइम का अमाउंट उतना ही रहेगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ है एक समय के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। तो मिकेलिस मेंशन कर्व की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कर्व बन रहा है इसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बट अप टू ए सर्टेन लिमिट as all the enzyme gets saturated, so further increase in substrate concentration does not have any effect। जैसा कि मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट के बाद जब एंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं तो जो रिएक्शन की रेट है वो नहीं बढ़ती, और इस वजह से जो हमारा ग्राफ मिलता है वो मिलता है हाइपरबोलिक कर्व।
These observation can be expressed mathematically in the form of equation commonly known as Michaelis-Menten equation। तो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली यानी कि फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम बोलते हैं मिकाइलिस-मेंटेन इक्वेशन। तो मैथमेटिकली आप फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मूला है V नॉट इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो इस फार्मूले में V नॉट क्या है, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है। V मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी कि कर्व में एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं ये है V मैक्स, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब बात करते हैं कि Km की। Km क्या है, Km वह पॉइंट है जहाँ पर जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो हाफ होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको V मैक्स का हाफ देखने को मिलता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंजाइम के आधे मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हों, और वही पॉइंट होता है Km। Km को हम बोलते हैं मिकाइलिस-मेंटेन कांस्टेंट। तो कभी कभी एग्जाम में मिकाइलिस-मेंटेन कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे। Km represent the concentration of substrate required to half saturation of the enzyme। तो Km का मतलब ये है कि हम कितना सबस्ट्रेट डालें कि एंजाइम के जो हाफ मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट से जुड़ जाए। तो इसलिए सिंपल फॉर्म में Km को रिप्रेजेंट किया जाता है V max अपॉन 2। Km इज़ मेजर्ड ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो Km है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो इसलिए Km के लिए एक फार्मूला होता है। Km के लिए फार्मूला कौन सा है, Km इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स विच मीन्स K1। अब बात आती है कि ये K1, K2, K3 क्या है। K का मतलब है रेट कांस्टेंट, और जो K1 है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। आप देख सकते हैं जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होता है यानी कि जो K1 होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। फिर आप देख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस ब्रेक डाउन भी हो सकता है, तो उसके लिए आता है K2 जिसे हम बोलते हैं रिवर्स या फिर डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जल्द ही एंजाइम और प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो वहाँ पर होता है K3 जिसे हम बोलते हैं कैटालिटिक रेट कांस्टेंट या फिर टर्नओवर नंबर, जिसे हम K कैट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि K3 को हम K कैट भी लिख सकते हैं। चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लोएस्ट द Km मोर एफिशिएंट द एंजाइम इज़। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि किसी एंजाइम का Km जितना भी कम होता है वो उतना ही एंजाइम एफिशिएंट होता है, यानी कि वो उतना ही एंजाइम अच्छे से कार्य करने वाला होता है। तो Km की वैल्यू कम होगी तो वो एंजाइम एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। अब ऐसा क्यों है, क्यों इसलिए है क्योंकि जिस एंजाइम का Km कम होगा उसे कम सबस्ट्रेट चाहिए होगा एंजाइम को हाफ सैचुरेट करने के लिए। तो अब आइए हम बात करते हैं लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट के बारे में। तो मिकाइलिस-मेंटेन का जो ग्राफ था बेसिकली देखा जाए तो था वो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसमें क्या था कि जो V मैक्स है यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको एग्जैक्टली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको आप सही ज्ञात नहीं कर सकते। तो V मैक्स को एग्जैक्टली ज्ञात करने के लिए लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द मिकाइलिस-मेंटेन कर्व वाज नॉट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V मैक्स, so a more representing graph was suggested by Hans, Lineweaver and then Burke. They employed a double reciprocal plot of 1 by V naught versus 1 by substrate complex from Michaelis-Menten constant। तो लाइनवीवर और बर्क ने एक डबल रिसिप्रोकल प्लॉट बनाया था जो कि 1 by V naught और 1 बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच था, और इसका एडवांटेज ये था कि हम इससे मोर एक्यूरेट V मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें था क्या कि जो मिकाइलिस-मेंटेन इक्वेशन था जिसमें कि हमने पढ़ा V नॉट इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो
इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया जाए यानी कि उल्टा कर देते हैं, फिर उसका फैक्टर करने के बाद मिलता है डबल रेसिप्रोकल लिनवियर बर्क इक्वेशन, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। तो लाइनवीवर बर्क जो इक्वेशन है ये कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा मिकेलिस मेंशन इक्वेशन था उसका हम उल्टा कर दें, तो उल्टा करने के बाद कुछ इस तरह आएगा। अगर हम इन्वर्ट इक्वेशन को मॉडिफाइड करें तो ये कुछ इस तरह आएगा 1/v0 इक्वल टू Km/Vmax प्लस S/Vmax। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा इस तरह से कुछ इक्वेशन आएगा। और अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो कुछ इस तरह से फार्मूला आएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पर y इक्वल टू क्या है 1/v0, m क्या है Km/Vmax और x क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और जो इंटरसेप्ट c है वो बराबर है 1/Vmax के। तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्लाट होगा 1/v0 वर्सेस 1 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज 1/Vmax, इंटरसेप्ट एट x एक्सिस इक्वल टू -1/Km। और यदि हम ग्राफ का स्लोप देखें तो ये आएगा Km/Vmax। चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Vmax है एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए Vmax यहाँ पर ज्ञात करना बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, और इस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन जाती हुई दिखाई देगी जो कि डिफरेंट पॉइंट पर इंटरेक्ट करती है। तो जो वी मैक्स वाई एक्सिस पर टच कर रहा है उसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वी मैक्स को। इसके बाद जो दूसरा है जो कि एक्स पे टच करता है उसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, जो कि -1/Km है। यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस से होकर 0 स्टार्ट हो रहा है और 0 के पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या है माइनस है। तो इस तरह से है लाइनवीवर बर्क प्लॉट। और ये क्यों दिया गया था? क्योंकि इससे हम वी मैक्स को ईजिली और सही तरीके से ज्ञात कर सके। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।